ओके जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing well and great. And yes, we are here again, me and Raima, with the Whole Brain Child. And we are continuing with the week 7, Alhamdulillah, of the book club. So, Right. yes, we are right here. और आज हम करने क्या जा रहे हैं? द होल ब्रेन चाइल्ड में हमारे पास आज है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आज चैप्टर 5 को भी कंप्लीट करें, क्योंकि इस बुक के चैप्टर्स इस तरह से हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक तो उस तरह की फील्ड है ना जिसमें यूजुअली मदर्स एंगेज नहीं होती। ब्रेन साइंसेस, हाउ माइंड इज वर्किंग, हाउ ब्रेन इज वर्किंग। सो लेट्स इंशाल्लाह स्टार्ट विद द चैप्टर 4, किल द बटरफ्लाइज, राइट? सो यस, किल द बटरफ्लाइज में सबसे पहले राइमा, यस यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद द फर्स्ट थिंग विच दे हैव सेड इंशाल्लाह, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द होल थिंग इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, किल द बटरफ्लाइज। पहले उनसे ना पूछ ले या मैं शुरू हो जाऊं? आप में से कोई शेयर करना चाहते हैं किल द बटरफ्लाई से रेलिवेंट जो भी चीज आप लोगों ने पढ़ी हो, अंडरस्टैंड की हो, समझ आई हो, ना समझ आई हो, ऑल फाइन। ओके, सो यस, चले मैं ही स्टार्ट करती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये बहुत शोर आ रहा ठीक है। अच्छा, है। किल द बटरफ्लाइज जो है ना, उसमें अगर हम देखें कि ओवरऑल उसमें जिक्र क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इसमें मिथ्स हैं जो मेमोरी से रेलिवेंट है कि हम मेमोरी के बारे में कौन कौन से मिथ्स जो हैं वो रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मेमोरी की जो है वो सेक्टर्स हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये किस तरीके से काम कर रही होती हैं इसके बारे में जिक्र है। एंड देन देयर आर द स्ट्रेटजीज कि कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बच्चों को जो बरीड मेमोरीज होती हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर दफन हुए हुए जज्बात, इमोशंस, यादें, और एकदम से हम जो है वो एटॉमिक बम की तरह फट पड़ते हैं। तो ये हम्म सब किस तरह से होता है, क्या होता है, ये सब इस चैप्टर के अंदर है। तो शुरू करते हैं हम राइमा से। वो शुरू में जो एग्जांपल है वो बताती हैं, एंड देन वी विल कैरी फॉरवर्ड द होल स्टफ ऑफ द किल द बटरफ्लाइज, राइट? सो यस राइमा, गो अहेड। जी, तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि उनका जो टीना है, उनका बेटा, हालांकि उसको स्विमिंग काफी पसंद होती है, लेकिन वो अनाउंस करता है कि वो अब नहीं करेगा स्विमिंग। तो वो थोड़ा सा उनके लिए था, जैसे हम भी अक्सर कहते हैं तुम्हें तो इतना पसंद था, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो वो फिर वो तो थी ज़ाहिर है, उन्होंने होल ब्रेन साइंटिस्ट आप उनको कह लें जो भी, तो उनको थोड़ा, उनको भी स्ट्रेंज लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन शी जस्ट गेट टू नो कि भाई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इन इस सारे वाकये के दौरान उन्हें बड़ी अच्छी बात लगी थी कि कभी कभी जो बच्चों की एंगर या फ्रस्ट्रेशन या ये सारी, ये जहाँ बिला वजह के जो हमें टेंट्रम्स लग रहे होते हैं, कभी कभी वाकई वो बहुत छोटी सी चीज से हल हो जाते हैं। जैसे वो नॉर्मल, आप अगर उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं तो बच्चे दे बिहेव प्रिटी वेल। लेकिन कभी ये जो रैंडम टेंट्रम या हमें ना पता होने वाला फौरन से जो वाकया हो जाता है, इसके पीछे कोई बहुत डीप रूटेड रीजन भी होती है। और वो रीजन क्यों होती है वो हम देखते हैं। वो इसलिए कि पहले मेमोरी को समझ लेते हैं कि मेमोरी किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले तो मिथ्स थी कि भाई आप लोग, हम ये समझते हैं शायद कि मेमोरी हमें, अच्छा कोई चीज़ याद करनी है तो हम ब्रेन में समझे कि कोई कैबिनेट है और वहां से खोलेंगे और वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ फिर ये कि अगर कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो वो फोटोकॉपी मशीन की तरह बिहेव करेगी कि अच्छा बिल्कुल एग्जैक्ट इमेजेस और वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में ये होता है कि आपका ब्रेन जो है वो बड़ा तेज होता है कि वो एसोसिएट करता है चीज़ों को। जो चीज़ आपके प्रेजेंट में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जब आपको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है तो ब्रेन देखता है कि इससे पहले इससे मिलता जुलती कोई बात हो चुकी थी, कोई कुछ हुआ था, कोई इमेज, कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग, कुछ भी। तो वो फिर उनको रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, और फिर हमारे जहन में वो सारी चीजें आती हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल उन्होंने दी थी कि आप अपने काफी अरसे बाद आपको काउच से वो पेसिफायर मिलता है बच्चे का, तो आपकी क्या फीलिंग होगी उस टाइम। ठीक है।
तो ये वाली जो अच्छा, और फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट मेमोरी तो जैसे इंसान पैदा होता है ना, तो उसके वो शुरू होना हो जाती है उसके ब्रेन में, और पहले 18 माह तक हम सिर्फ इम्प्लिसिट मेमोरीज करते हैं। इसको एक मैं छोटी सी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे सपोज एक छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है या 2-3 दिन का है, उसको जब ठंड लगी और माँ ने कंबल दे दिया, ठीक है, तो उसके ब्रेन ने ये परसीव कर लिया, उसके जहन में अब ये रहेगा। उसे ये नहीं पता होगा कि माँ ने कंबल दिया या बाबा ने दिया, जिसने दिया, ये उसे याद नहीं होगा, लेकिन दैट फीलिंग ऑफ कोल्ड, और उसको फिर वो उसका रिएक्शन या वो डिमांड करेगा कि कोई उसको ऐसे मतलब गर्म करे। तो ये जो चीज थी ना, ये उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में होगा। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा राइमा, यहाँ पे एक चीज और भी है ना कि जो हम लोगों ने एक मिथ है ना पहला, कि हमें लगता है कि हमारी मेमोरी जो है किसी फाइल जो है उसका कैबिनेट है, और जब भी हमें चाहिए होती है हम जाते हैं कैबिनेट खोलते हैं और हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो मैं इस चीज को देख रही थी कि अगर हम देखें थोड़ा सा जो इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, जैसे शेरलॉक होम्स को ही देख लें, तो दे ऑलवेज पोर्ट्रे कि शेरलॉक के माइंड में ना पूरी कैबिनेट्स हैं, और वो मतलब जब भी कोई मेमोरी रिकॉल करनी होती है, ही ओपन द कैबिनेट, उसमें से फाइल निकालता है और उसमें सब कुछ होता है, और उसमें उससे रेलिवेंट सब कुछ होता है। तो एक्चुअली वो बिल्कुल एक आप समझ लें कि मिथ होता है वो बिल्कुल एक ऐसी चीज होती है जो उन्होंने आपको प्रेजेंट करनी होती है, एक ऐसी चीज जो लिखी हुई अच्छी लगे। ठीक है, नॉवल राइटिंग में इस तरह की चीजें आपको दिखाई जाती हैं कि यादों का खजाना खोल दिया और एकदम से यादें बाहर आ गई, या यादों हम्म। की याददाश्त जो है वो खोली और सब मेमोरीज वापस आ गई। और बिल्कुल ये जो सेकंड मेथ है ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमें पोर्ट्रे किया जाता है कि मेमोरी इज लाइक ए फोटोकॉपी मशीन, यू कैन रिकॉल एनीथिंग यू गेट एक्यूरेट हैपनिंग, यानी कि मैंने आंखें बंद की और सब एक्यूरेट जो है वो हो रहा है। असल में वो होता किस तरह है, समटाइम्स हैव यू एक्सपीरियंस कि आपके पास फेक मेमोरीज भी आ जाती हैं विच आर एक्चुअली नॉट रियल। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जो है वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें आती हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं होती, यू फील द एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो ये भी तो हमारे साथ हो रहा होता है ना। तो असल में होता किस तरीके से है कि अगर हम देखें ना कि दे आर नॉट thousands of little memory file in our head waiting for you to access them and bring them to the consciousness so you can think about them. Instead, memory is all about the associations. As हम्म। an association machine, the brain processes something in the present moment, an idea, a feeling, a smell, an image, and links that experience with similar experiences from the past. यानी कि समझे आपको चोट लगी है, अच्छा कुछ लोग होते हैं उनको चोट लगती है वो रोते नहीं है, हैव यू सीन सच पीपल? वो बिल्कुल इजीली चोट लगी है, अच्छा ठीक है खुद ही अपनी बैंडेज कर लेंगे। हम्म। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जब उनको चोट लगती है, जब कितने बड़े हो जाए, लेकिन वो उई, ये सब कब हो रहा होता है, मतलब उनकी आंखें उनके हाथ दे आर कंप्लीटली शिवरिंग। लेकिन कुछ होते हैं उनको चोट लगती है एंड दे आर नॉर्मल पीपल, उन्हें अच्छा चोट लगी है, अच्छा चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है, ओके, लेकिन वो उसको खुद ही बैंडेज अपने हाथ से कर रहे होते हैं। दे डोंट नीड कोई आए और आके हमें जो है वो बैंडेज करे, आके हमें कौन सॉल्व करे। ये टू डिफरेंट थिंग्स है ना। तो हमारी मेमोरीज में किस तरह रिएक्ट कर रही है और हमारी मेमोरीज में रोल प्ले करती है, क्योंकि वो एसोसिएशन काम कर रही है इस वक्त। प्रेजेंट मोमेंट की चोट उस वक्त काम नहीं कर रही, लेकिन वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी है जो आपको ले गई है कहीं, और आप उसी में सर्कल में ना आप उसके अंदर हैं। खैर वो सर्कल ब्रेक भी होगा, लेकिन वो हम देखेंगे आगे जाके कि कैसे होगा। तो अच्छा, और ये इसी सब एसोसिएशन को उसने बताया कि न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जैसे न्यूरॉन्स डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब अभी जो प्रेजेंट में हुआ है, उस वो न्यूरॉन्स जो जब उन्होंने फायर करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इससे पहले वाले या इससे सिमिलर जो थे उनके साथ फिर वो कनेक्ट करते हैं, तो वो पूरा फिर एक ब्रेन में सर्किट बन फायरिंग जाता क्रिएट होती है। है। हाँ यस। बिल्कुल। और जैसे अगर कोई मेरी जैसे कोई भी क्लाइंट सुन रही हो तो दे ऑलवेज नो कि हम क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ जब भी हम थेरेपी में जाती हूँ ना मैं लेके, तो मैं क्या कर रही होती हूँ कि जो रूट कॉज होता है ना किसी भी इवेंट का, हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। और होता ये है कि जब हम रूट कॉज डिस्कनेक्ट करते हैं थ्रू आउट द इवेंट्स, जो उसकी लर्निंग उसकी मेमोरीज है ना वो बदल जाती हैं। ये सुनने में बहुत डिफरेंट लग रहा है कि ऐसा कैसे होता है, बट आई कैन मेक श्योर कि मैं आपको 10 से 12 ऐसी अपनी क्लाइंट्स दिखा दूं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हाउ एक्चुअली इट हैपेंड इन देयर लाइफ। कि आप अपनी मेमोरी में जाते हैं, रूट कॉज का डिस्कनेक्ट करते हैं, और वो आपकी पूरी लाइफ लाइन की जो आपकी टाइमलाइन बनती है उसको
स्मूथ कर देता है। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द माइंड एंड द ब्रेन इज। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और ये इसके जो पार्ट्स एंड पार्सल जो मैं इस बुक में पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि यार ये तो एग्जैक्टली वही है जो हम, मतलब बीइंग ए न्यूरो साइंस स्टूडेंट, वी ऑलवेज लर्न एंड डू अंडरस्टैंड एंड दे एक्चुअली रेजोनेटिंग इट विद द किड्स। दैट इज अमेजिंग माशाल्लाह। ठीक है, सो इससे बेनिफिट लें आप सब भी कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। अच्छा, ये अगर सिर्फ बच्चों के साथ है ना, तो ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये आपके साथ भी हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। whatever we are saying is also for you guys। तो यस, यहाँ पे वो कहता है कि द पास्ट एक्सपीरियंसेस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट वी सी और फील। दैट इन्फ्लुएंस अकर बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन इन द ब्रेन। अब अगर हम इसको आगे देखें, जिसका ये इसने एग्जांपल दी थी राइमा ने, कि बच्चे का जब आपको मिल जाता है निकल, तो फिर आप क्या जो है आपकी फीलिंग्स होती हैं। सो यस, तो यहाँ पे वही वाली बात, ये बड़ी प्यारी बात है। अगर आप इसको पढ़ दें नाइमा, दैट वुड बी ग्रेट, अदरवाइज मैं भी पढ़ लूंगी। एनी टाइम वी गो अंडर गो एन एक्सपीरियंस वाली। कहाँ पे है ये? 74। नहीं नहीं, पेज नंबर बताएं। 74 वो जहाँ पे कह रहे हैं ना, एनी टाइम वी अंडर गो एन एक्सपीरियंस न्यूरॉन्स फायर। जब भी हम किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, हमारे न्यूरॉन्स फायर करते हैं और हाँ हाँ। बिकम एक्साइटेड विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हेन When दीज these ब्रेन। brains, हाँ, okay, when these brain cells fire, they become linked with or join other neurons, and these linkages create associations. As we explained earlier, this means that every experience literally changes the physical makeup of the brain. ये हमने पढ़ा था ना कि बेशक आप वही न्यूरोप्लास्टिसिटी यही होती है कि हर एक्सपीरियंस आपका जो है वो ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रहा होता है. Since neurons are constantly being connected and based on our experiences, neuroscientists explain this process with the phrase neuron that fire together, wire together. In other words, every new experience causes certain neurons to fire, and when they do, they wire together or link up with other neurons that are firing at the same time. अच्छा, इसको बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब हमें गुस्सा आता है ना, आपने देखा है बच्चा पानी का ग्लास फेंकेगा, ठीक है, बच्चे ने सिर्फ पानी फेंका है, लेकिन उस पे हमारा गुस्सा कितना बड़ा होता है। हम्म. जैसे शायद कोई हमारी रखी हुई चीज उठा के ले गया, या किसी ने हमारे दरवाजे पे या हमारी खिड़की पे पत्थर मार के तोड़ दिया, हमें गुस्सा उस नौयत का आ रहा होता है। क्योंकि हमें कुट पड़ी होती है जब हमने गिराया था. हाँ, और नहीं, उसके अलावा भी आपके अंदर जितना भी एंगर और वो जो इतना ज्यादा जो आपके अंदर एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर कलेक्ट हुई है ना, आप वो हम्म. पूरी डालते हैं। यानी कि बच्चे ने क्या किया है, सिर्फ आपका बैग छेड़ा है, आपका बैग खोला है, लेकिन उस पे गुस्से का जो एनर्जी लेवल है आपका, वो ये नहीं है कि आपने देखा क्या है, वो ये है कि आपका पूरा जो वायर ऑफ एंगर है, हाउ बम्बास्टिक इट इज, कितनी ज्यादा ये शार्प हुई हुई है, कि वो कितनी ज्यादा इम्प्लिसिट मेमोरीज अंदर आपने अंदर की हुई है, एंड यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू लेट गो ऑफ इट। तो इसीलिए ये जो हमारे बड़े बड़े इमोशंस हम दिखा रहे होते हैं ना छोटी छोटी चीजों पे, इट मीन्स कि दे आर कनेक्टेड विद द मेमोरी, द एसोसिएशन वाज देयर, द एंगर के एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है पीछे। तो ये इसमें जो है ये हमारे लिए भी, मतलब वही मैं कहती हूँ कि बच्चों की बुक्स जो है, मुझे लगता है माँ बाप बदलने के लिए है, तो हम लोग इसके ये ऊपर वाकई वाकई बच्चों को तो अभी मतलब ये समझ भी ना है ना पूरी ब्रेन साइंस इस तरह, लेकिन हमें वो उनके बिहेवियर से उनके और फिर अपने बिहेवियर से काफी कुछ समझ आ रहा है कि अच्छा दिमाग में अब क्या चल रहा होगा. ऐसे ही है। सो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे मिथ 2 है कि memory is like a photocopy machine. When you call up memories, you see accurate, exact reproductions of what took place in the past. You remember yourself on the first date with ridiculous hairs and clothes, and you laugh at your own nervousness. Or you see the doctor holding up your newborn and you relieve the intense emotions of that moment. So that is how it's not happened ever in your brain. ऐसा नहीं होता। तो मतलब आप एग्जैक्टली चीजें वैसे रिकॉल नहीं करते। मतलब ये भी हमारी एक मिथ है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो एग्जैक्ट आपने शायद वो, हमने ये ड्रामा या फिल्मों से देखा है, ठीक है, या नॉवल से पढ़ा है कि आंखें बंद की और मतलब पूरा एग्जैक्ट फिल्म चल गई। ऐसे ही देखते हैं ना हम हालांकि कि हमें मुझे तो नहीं कभी हुआ आंखें बंद करो तो कुछ आए सामने. असल में दैट इज वेरी फिल्मी ना, कि जब आप किसी चीज से देखते हो तो आप उसको, आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, व्हेन यू कन्विंस योरसेल्फ कि ऐसा होता है, तो फिर वो ऐसा होना शुरू हो जाता है। हम्म.
जो लोग ज्यादा देखते हैं ना, दे कैन फील कि अच्छा किस मतलब वो हमें किसी ने देखा, हमारे बाल उड़ गए, आंखों में एकदम से वक्त ठहर गया, स्लो मो पे चल गया सब कुछ, इट नेवर हैपेंस। लेकिन हम्म। क्योंकि वो हमने देखा हुआ है और हम परसीव करते हैं कि हर मोमेंट पे ऐसा होता है, तो वी वांट कि ऐसा होना चाहिए, तो हमारा ब्रेन हमें फुली कन्विंस करता है कि अब ऐसा ही होगा, ऐसा ही हम्म। होता है, हालांकि होता होता नहीं है। कोई हमें देखता है थोड़ा सा आईब्रो रेस करके, तो क्योंकि हमने आईब्रो रेस करे हुए बंदे को एक नेगेटिव इंप्रेशन में हजार दफा हमारे अंदर एक फाइल क्रिएट हुई हुई है कि यस, हम्म। आईब्रो रेस भी तो बुरा है, बुरा है, बुरा है, ऐसे करते हैं ऐसे, तो वो जब भी एसोसिएशन हुई, आईब्रो रेस हुई, सारी नेगेटिव एसोसिएशन जो वायरिंग हुई वो सब एकदम से फायर हो गई, और उसने एकदम से क्या किया, आपके अंदर एक्टिवेट किया, क्या, दिस इज नेगेटिव, हम्म। ठीक है, आई एम इन डेंजर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, दिस इज हाउ यू आर परसीविंग, दिस इज नॉट हाउ इट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे भी ये चीज है कि हम लोगों को इसको भी देखना है कि अब वो उसमें क्या कहते हैं कि thus the memories are distorted, sometimes slightly, sometimes greatly, even though you believe you are being accurate। हमें लगता है कि हम एक्यूरेट हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, स्लाइटली डिस्टॉर्ट होती हैं, कभी कभी ग्रेटली डिस्टॉर्ट होती हैं। जैसे ब्रेन के ना 3 फंक्शंस हैं, 3 चीजें करता है ब्रेन आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, द डिलीशन, द डिस्टॉर्शन और द जर्नलाइजेशन। या तो वो डिलीट कर देता है बहुत सारी मेमोरी क्योंकि एक वक्त में बहुत कुछ आ रहा होता है, या वो डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब द थिंग विच इज हैपनिंग, यू आर सीइंग समथिंग एंड यू आर इंटरप्रेटिंग समथिंग एल्स, और वो मेमोरी भी डिस्टॉर्ट हो जाती है रखे रखे। And then the third thing, journalization. We create some journal, conclusions in our head. फिर हम उसको journalize कर देते हैं. So this is how the brain works actually. So deletion, distortion and journalization are the main functions, कि वो हमारे साथ हो रहे होते हैं. And we never know कि how our brain is actually wiring and rewiring, because our brain has their own language. ठीक है, हमारे brain की अपनी एक language है, ठीक है। अब वो ब्रेन की लैंग्वेज क्या है, वो कैसे लेता है, वो हमारी एक्शन से लेता है, हमारे बोलने से ले रहा है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, तो दिस इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड यू। अब बोल मैं रही हूँ, समझो इतना, समझ आ रहा है इतना, जो इतना आ रहा है उसमें भी क्या है, बहुत सारी चीजें डिलीट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें डिस्टॉर्ट हो रही हैं, और बहुत सारी चीजें आप जनरलाइज करते जा रहे हैं, लेकिन जो फिर क्रक्स बच रहा है वो आपके अंदर जा रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, बट आई होप कि आप लोग इसको ग्रास्प कर सकेंगे। अगर नहीं कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल पॉज देयर एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू। ठीक हो गया, तो ये अच्छा, उन्होंने आगे यही बताया कि जो मेमोरी जब मतलब आप जब मेमोरी को रिट्रीव करते हैं तो वो ऑल्टर हो जाती है। और वो हम्म क्यों साइंटिफिकली उसको किस तरह होती है कि जब मेमोरी रिट्रीवल में आप सिमिलर कोई न्यूरल क्रिस्टल बनता है अभी अब प्रेजेंट एक्सपीरियंस का, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होता माजी से, पास्ट वाले से माजी से नहीं होता। तो द वन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग, thus memories are distorted, sometimes slightly, sometimes greatly, and even though you believe you are being accurate। मतलब वही बात है कि ये हाँ। ऐसे ही। तो यस, अब थोड़ा सा हम देखते हैं आगे कि अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताती हूँ आगे जाने से पहले। इस बुक में यहाँ पे उसने जो है ना मेमोरी का जिक्र किया हुआ है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी की 2 टाइप्स हैं जिसकी हम जिक्र करने लगे हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब होता किस तरीके से, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, आई होप मैंने वो चार्ट सेव किया हुआ है। यस, नहीं, मैंने नहीं सेव किया हुआ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की अब अलग एक टाइप चल रही होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक अलग चल रही होती है, पर वी विल सी इट सम अनदर डे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो जनाब हम बात करने लगे हैं अब 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी जो कि इंटरवेव होती हैं एंड वर्क एक साथ करती हैं हमारी डे टू डे लिविंग में। और ये क्या करती है, memories that enables you to change your baby without knowing that you are remembering, it's called the implicit memory। and your ability to recall learning to change a diaper, तो वो होता है explicit memory। अच्छा, अगर हम इसको सिंपल कह दें तो implicit memory वो होती है जो आप बगैर कुछ सोचे आप कर देते हैं, और आपको आइडिया होता है कि ये होगा, ये हो रहा है,
ठीक है, लिंक्ड होती है, लेकिन एक्सप्लिसिट के लिए आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहूंगी कि मेरे सामने इकरा मलिक हैं, तो मैं अगर कहती हूँ इकरा मलिक आप 1 घंटे पहले क्या कर रही थी, तो इकरा मलिक जो है वो क्या करेंगी, सोचेंगी। डेट इज एक्सप्लिसिट। ठीक है, इकरा आपका नाम क्या है, कहिए इकरा। इकरा आप क्या करती हैं, मैं माँ हूँ। इम्प्लिसिट, सिंपल, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब फौरन आ रहा है, तो दिस इज, आई होप कि ये बड़ा एक इजी सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है। यस, यू कैन मूव फॉरवर्ड नाइमा। यस। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी वही बस उन्होंने आगे एग्जांपल्स दी थी कि मतलब किस तरह इम्प्लिसिट मेमोरी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ब्रेन में हो जाती है, तो फिर आप ये समझ लें कि वो जो हैबिट्स बन रही होती हैं वो असल में वही होती है इम्प्लिसिट मेमोरी, कि वो आप बगैर अवेयरनेस के फिर मतलब सुबह अगर कोई जल्दी उठता है तो वो फिर उसी टाइम पे आंख खुलती है, उसी टाइम पे उठ जाता है, डायपर चेंज करना है, या इवन हम जब खाना बना रहे होते हैं तो अगर उसमें चमचा कब हिलाते रहेंगे भी एक आदत सी बन जाती है, तो हमें पता है कि अच्छा अब इसमें चमचा हिलाना है, अब यूं करना है, यूं करना है, और कोई और साथ काम करते हुए भी हम वो कर रहे होते हैं, तो दीज ऑल गोज इन इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट वो तब होती है कि जब आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जिस तरह अभी फसीहा ने एग्जांपल दी थी, कि आपको रिकॉल करना पड़ता है और फिर एसोसिएट करके आप उसको बताते हैं। ब्रेन आपका फुली फंक्शन उस वक्त करेगा, या आप कह लें कि अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और टर्म थी वो प्रिमिंग की, प्रिमिंग ही बोलते हैं उसको। यस। हाँ, वो इम्प्लिसिट मेमोरी आपकी जो है वो ब्रेन में प्रिमिंग करती है, यानी कि आपका ब्रेन पहले से तैयार होता है सर्टेन एक्शंस करने के लिए इन अ गिवन पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, जैसे वही डायपर वाली बात थी, अब हमें पता है कि चेंज करना है, इस तरह करना है, या कोई और छोटी मोटी आदत जो भी आपकी हो वो उसमें आएगी। अच्छा, एक चीज है, राइटर ने इस पूरे चैप्टर में इतना डायपर यूज किया है कि समटाइम्स आई रियली पुट माय हैंड्स ऑन माय हेड। यार कोई और एग्जांपल नहीं थी, मतलब हाँ। डायपर पे क्या के जो है वो काम तमाम हो रहा है माओ का। हर हम्म। माँ जो है ऊपर डायपर लेके तो एग्जांपल सोच रही होगी, तो लेकिन आई ट्राई टू मेक इट डिफरेंट, ये कुछ कर ले, लेकिन ऑथर ने तो माशाल्लाह सारी एग्जांपल्स जो है ना वो इसी के अराउंड दिए हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी इम्प्लिसिट मेमोरी से, कि वी हम्म। इनकोड इम्प्लिसिट मेमोरी थ्रू आउट आवर लाइफ, एंड इन द फर्स्ट 18 मंथ्स वी इनकोड ओनली इम्प्लिसिटली। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले 18 माह वो सिर्फ इम्प्लिसिट मेमोरी ही इनकोड कर रहा होता है। उसमें क्या क्या होता है, एन इन्फेंट इनकोड्स द स्मेल्स and the tastes and the sounds of home and parents. There's the sensation in her belly when she's hungry, the bliss of warm milk, and the way her mother's body stiffens in response to a certain relative's arrival. Implicit memory encodes our perceptions, our emotions, our bodily sensations, and we get older. Behaviors like learning to crawl and walk and ride a bike and eventually change a diaper. Again, diaper. Oh my God. अच्छा, फिर आप। हाँ फिर डाइपर। अच्छा, फिर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल सबसे ज्यादा ये है अंडरस्टैंड करना अबाउट इम्प्लिसिट मेमोरी, especially when it comes to our kids and their fears and frustrations, is that implicit memories cause us from expectations the way the world works, or या तो based on our previous experiences। तो इसमें बिल्कुल इसी तरह ही है कि ये जो बच्चों के फियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस है ना, इवन आपकी भी जो फियर एंड फ्रस्ट्रेशंस है, ये सारे इम्प्लिसिट मेमोरी ही कॉज कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो सब अनअटेंडेड होता है। अभी हम देखेंगे, यही स्ट्रेटेजी हमने आज सीखनी है कि हाउ वी कैन वर्क ऑन इट ना, कि मतलब ये चीज कैसे हम इससे कर सकते हैं। हम्म। तो एक और ये चीज ऐड कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट मेमोरी अच्छी होती है इन अ सेंस कि वो हमें मतलब एवोल्यूशनरी उसको कह रहे हैं कि वो कभी कभी हमें डेंजर से बचाती भी है, यानी जो चीजें इनग्रेन हो जाती हैं तो वो हमें आउट ऑफ सेफ भी रखती है और आउट ऑफ डेंजर भी हमें हेल्प करती है, बिल्कुल, जैसे मतलब ये ना जल्दी रिएक्ट इम्प्लीसेट करना। मेमोरी बुरी है। ये ना आप लोग समझिएगा, इम्प्लीसेट मेमोरी जो है बुरी होती है, लेकिन बात ये है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है। हम्म। अगर आप मतलब उसका इम्पैक्ट होता है, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है, यानी कि उसका इम्पैक्ट अच्छा भी है और बुरा भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा और बुरी चीजें ही सेव होती हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी चीजें भी सेव होती हैं। मतलब समझें कि आपके हस्बैंड रोज रात को घर आते हैं, ठीक है, या जिनकी नाइट शिफ्ट है वो सुबह में घर आते हैं, बच्चे दरवाजा खोलते हैं और वो आके उनको हक करते हैं,
और वो आके सबसे पहले बच्चों को जोर से हग किया, उनको प्यार किया, और उनको जो है ना उसके बाद उन्होंने अपना एंटर हुए और जो काम करना है। तो वो जो हक करना, वो जो आके फर्स्ट सेंसेशन है ना, ये बच्चे के अंदर इतनी डीप रूटेड हो जाती है, इतनी डीप रूटेड हो जाती है कि मतलब एक बाप के साथ उनकी पहली चीज क्या है? कनेक्शन, सेंसेशन, वो हग, वो टाइम, वो मूवमेंट, एंड दिस इज व्हाट मेक देयर इम्प्लिसिट मेमोरी, कि हाउ इट एक्चुअली फील्स लाइक व्हेन यू लव समवन, हाउ इट फील लाइक व्हेन समवन केम एंड यू वर एक्चुअली वेटिंग फॉर देम। तो ये बच्चों के अंदर एक इम्प्लिसिट मेमोरी बड़ी अच्छी सी, बड़ी खूबसूरत चीज बच्चों के अंदर बिल्ट इन हो जाती है। इसी तरह किसी की माँ है, वो रोज सुबह उठ के अपने बच्चे को पहली चीज हक कर रही है, डीप हक, और सिर्फ प्यार करना, और फर्स्ट सिर्फ एक वार्म देनी है उसको। तो this is what is actually, implicating a very good memory, and a very good memory, and a very good sensation, and a very good recall of the memory। मॉर्निंग के साथ हर चीज एसोसिएट हो रही है, हर खूबसूरत चीज मॉर्निंग से एसोसिएट हो रही है इस वक्त उसकी। तो अच्छा, इम्प्लिसिट इधर एक मेमोरी। चीज मन में सवाल आ रहा है फसिया कि ये चीजें तो जो जो वो हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं, तो क्या इम्प्लिसिट मेमोरी में वन टाइम एक्सपीरियंस भी रहते हैं? अगर कोई इवेंट्स आते हैं तो वो आपकी ब्रेन में शेप तो देते हैं, लेकिन फिर आप उसको चैनलाइज कैसे करते हैं? हम्म। क्या, जैसे अभी हम थोड़ा सा आगे जाके ना हम यही यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जैसे कोई बड़ा इवेंट आ गया लाइफ में, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई मार कुटाई बच्चे ने देख लिया, कुछ ऐसे इवेंट्स आ गए, सो हाउ दे आर एक्चुअली हैंडलिंग इट। हम्म। आगे हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन अभी असल में हमारे लिए ना इस वक्त जो मेन चीज है वो समझना बड़ा जरूरी है कि असल में ये काम किस तरह कर रही है ना दोनों चीजें। कहीं मतलब हम इसको नेगेटिव ना ले लें, दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, इसलिए तो हमने इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब इसमें, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मतलब ये मैं चाह भी रही थी कि हम इसको देखें कि, अच्छा, होता ये है कि जो अभी आपने प्रीमिंग की बात की थी, तो उसमें होता ये है कि हम्म, अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे एक यहाँ पे एग्जांपल थी। अच्छा, वो कहते हैं कि if a piano teacher frequently criticizes his playing, he may create a mental model that he doesn't like piano, or even that he is not musical, or more extreme vision that the process occurs in the case of post-traumatic stress disorder or PTSD, where an implicit memory of a disturbing experience become encoded in a person's brain, and a sound or image triggers that memory without the person even realizing it's a memory. Implicit memory is essentially an evolutionary process that keeps us safe out of danger. It frees us to be able to react quickly or even automate our responses in moment of danger without having actively or intentionally recall our previous similar experiences। अच्छा, उसके है ना, जैसे आपने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बड़े हो गए हैं, लेकिन whenever you are them कि उन किसी बड़े से बात करनी है, वो they always put themselves into a fight। हमने किसी को जवाब नहीं देना। Have you seen such elders in your society? Have you seen such gents जो कि कहते हैं हमने लड़की के बाप के साथ बैठ के बात नहीं करनी, हमने किसी बड़े के सामने बैठ के बात नहीं करनी, हमने कभी किसी के अंडर काम नहीं करना, हमने कभी जॉब नहीं करनी, हमने कभी पेपर नहीं देना, हमने कभी किसी उस्ताद के पास नहीं बैठना। मतलब ऐसा क्यों होता है? ये कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमारे सामने बिल्कुल लाल रंग पहन के नहीं आना, मेरे सामने ये रंग ना पहनना, मेरे सामने ये लिबास नहीं पहनना, मेरे सामने ये नहीं करना, मेरे हम्म। घर में ये चीज ना लगी हो। मतलब या तो कुछ लोगों में और एक्सट्रीम हो जाता है, whenever they found someone laughing they become angry and they start fighting। ठीक है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी चीजें आती हैं, क्योंकि होता है उनको खुद भी नहीं पता वो ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये सब रीजन क्या बनती है, रीजन तो कुछ बनती है ना। वो असल में अगर एक बंदे का आप मेंटल मॉडल ही ऐसा क्रिएट कर दो, समझो एक बच्चा है, वो रोज जा रहा है क्लास में, मैथ्स की क्लास में रोज जा रहा है, और रोज टीचर जो कि खुद पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके पास स्किल है ना कुछ है, वो रोज उसको सिर्फ मार रही है, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम तो हो ही निकम्मे, तुम तो हो ही निकम्मे, पता नहीं घर वाले क्यों भेज देते हैं, दिमाग चलता ही नहीं है, दिमाग है ही नहीं,
हो ही निकम्मे, हो ही निकम्मे, मतलब सुन सुन के वो एक साल ठीक है, एक साल में वो मैथ का पीरियड जो उसके लिए क्या है, किसी भी दुनिया का ट्रॉमा है, टॉर्चर है, एवरीथिंग, पूरा एक साल ऐसे गुजर गया है। आपको क्या लगता है ये एक साल में उस बच्चे की मेंटल मॉडल कैसी बनी होगी? उस टीचर से, उस टीचर के क्लास में आने वाले रूम के इन्वायरमेंट से, उसकी आवाज से, द वे शी शाउट, द वे शी हिट, द वे शी टॉक, उसकी पर्सनालिटी का जो मेंटल मॉडल है ना, वो चाहे वो घर में शो नहीं कर रहा लेकिन उसके अंदर बिल्ड होता जा रहा है अंदर। हम्म। तो जहां पे उसको कोई भी चीज एसोसिएशन में मिलेगी, वो रिएक्ट करेगा या ट्रिगर करेगा, या उसको ट्रिगर मिलेगा और फिर वो रिएक्शन आएगा। और फिर वो छोटा रिएक्शन नहीं होगा, वो उसके अंदर, मतलब एक साल, अभी तो हमारे यहाँ तो क्या होता है कि बच्चा जब मैथ में अच्छा नहीं होता, उसको कोई पूछता थोड़ी है कि भाई तुमने मैथ्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वो तो जो फोर्स्ड करिकुलम है उसने तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो चाहे 2 साल की, मतलब 2 क्लास से लेकर मैट्रिक तक जलील हो रहा है, या 2 क्लास से लेकर 8 क्लास तक जलील हो रहा है, वो लाइफ टाइम के लिए अपने अंदर वो कंटेन करता जा रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल के जो टीन हैं उनके अंदर बहुत कुछ अंदर है, वो इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो निकाले नहीं निकलती। तो ये रीजंस हैं कुछ जो कि हमें थोड़ी सी समझने के एडवाइस भी है कि जरूर नजर रखें कि बिल्डिंग क्या हो रहा है। तो यस, विद दैट इंशाल्लाह आगे मेरा सारा स्ट्रेटेजी आ रही है। नहीं, नहीं आ रही, हम यही कह रहे थे, ये इतने डिटेल चैप्टर्स हैं। आगे वो एग्जाम्पल उसने दी हुई है ना बड़ी अच्छी हाँ, सी, उसको देख लेते हाँ हैं। आप दे दें। हाँ, उसने वही जब उनके बेटे ने इनकार किया स्विमिंग के लिए, तो फिर वो असल में ये करना चाह रही थी कि वो, उनको पता था कि ये रैंडम नहीं आ रहा, इसकी कोई ना कोई वजह मतलब लग रही है कि इस तरह से ये बिहेव नहीं करता होता। तो फिर उसने बातचीत उनसे बातचीत करना शुरू की, बताओ कि मतलब क्या अफ्रेड ऑफ समथिंग। फिर उसने कहा कि लाइक ऐसे लग रहा है जैसे बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो फिर उसने माँ ने उसी के उसको रिफ्रेश करके कहा कि ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दोस बटरफ्लाइज। तो आस्ता 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 बातचीत करते 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 फिर उसने माँ ने थोड़ा सा उसको समझाया भी शुरू किया कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे ब्रेन में इस तरह इनकोड हो जाता है। जैसे आपको अगर मैं वो एक स्टेडियम जाता होता है वहां का नाम लूं तो आप फौरन खुशी आ जाती है आपके चेहरे पे, आप अच्छा महसूस करते हो। और अब अगर स्विमिंग का नाम ले रही हूँ तो वो आप उससे डर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ था। तो फिर इस तरह यही आस्ता आस्ता बात करते 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 फिर वो उस इस नतीजे पे पहुंचे कि द मेन थिंग टीना डिड हियर वाज टू टेल द स्टोरी ऑफ वेयर हर सन्स फियर्स केम फ्रॉम, यानी कहाँ से आ रहा था उसका जो खौफ था। शी यूज्ड narrative to help his implicit memories become explicit and full of meaning so they wouldn't act on him with such a hidden power। तो हम इम्प्लिसिट मेमोरीज को कंट्रोल, या मतलब आप कह लें कि इंटीग्रेट सही लफ्ज होगा, इंटीग्रेट करके और उनको हम अवॉइड कर सकते हैं कि वो हमें हॉन्ट करें या हमें परेशान करें या हमारे पर्सनैलिटी में कोई ट्रेट खराब करें या हमारी आप कह लें कि ब्रेन का जो मॉडल है वो सही ना बने। सो नेक्स्ट फिर आता है कि इंटीग्रेट कैसे करना है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरीज को। हाँ, अच्छा, यहाँ पे हमने ये बात तो हमने काफी डिटेल में कर दी ना, कि मतलब किस तरह से बच्चों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, दे डोंट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, दे कांट डू इट एक्चुअली, वो अंदर रहते हैं। हमें लगता है कि बच्चा जो है किसी भी बड़े इवेंट को भूल गया, लेकिन वो अंदर रहते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज देखेंगे कि जैसे होता है ना कि जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं इनटू सोर्स ऑफ पावर एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। हम इस बुक में शुरू से एक बात करते आ रहे हैं कि जो इवेंट्स हम वेस्ट कर देते हैं ये समझ के कि यार अभी नहीं हो सकता, वही एक्चुअली इवेंट्स होते हैं उसको आपको बेहतर करने के, वही एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि तरबिया के इवेंट्स होते हैं तो वही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से कोई जोन क्रिएट करना होता। तो वो कहता है कि टर्निंग इवन पेनफुल एक्सपीरियंसेस इनटू द सोर्स ऑफ पावर एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी पेनफुल इवेंट को आप सोर्स ऑफ पावरफुल जो है वो स्ट्रेंथन बना सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के मूवमेंट्स और इवेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि देयर इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन हुज वेरी जॉब इज टू डू जस्ट दैट, to integrate our implicit and explicit memories so that we can more fully understand the world and ourselves. It is called the hippocampus. अब ये हिपोकैम्पस है जो हमारे अंदर ही काम कर रहा होता है, मतलब इंटीग्रेशन कर रहा होता है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी की। अच्छा, एंड इट कैन बी कंसीडर्ड एज द सर्च इंजन ऑफ द मेमोरी रिट्राइवल। अच्छा देखिए, गूगल का सर्च इंजन तो आपको पता है ना क्या काम करता है।
ठीक है, आप लिखते हो सब आ जाता है। तो ये जो हिपोकैम्पस है ना, ये यही काम कर रहा है आपके अंदर। ठीक है। अब the hippocampus work with different parts of our brain to take all the images, emotions, and sensation or implicit memory to draw them together so that they can become an assembled picture that makes up our explicit understanding of our past experiences. अगर हम इसको कहें कि मास्टर पजल जो है असेंबलर है, तो गलत नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा है कि वो जब एग्जाम्पल थोड़ी सी ऑकवर्ड है, लेकिन दिस विल मेक यू एन अंडरस्टैंडिंग, कि जिस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो होता है, जो आयरन मैन होता है, जब भी कोई इवेंट आता है वो एकदम से अपने जाविस जाविस है, किससे कहता है, उसको कहता है कि वो कलेक्ट कर दे, तो वो सब कुछ कलेक्ट होके एक बड़ी विंडो पे आ जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया से हर चीज उसकी रेलिवेंसी में आ जाती है। आई डोंट हैव पिक्चर राइट नाउ बट आई विल शेयर इन द ग्रुप। तो वो जारविस आई गेस, यस, इकरा भी यही कह रही है। तो वो बिल्कुल इसी तरह ना, वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है, वो सारी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, हर तरह की वीडियोज आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, मैप्स आ रहे, एवरीथिंग कम्स अलॉन्ग। इसी तरह शर्लॉक में भी होता है कि मतलब एवरीथिंग, उसका यही कोनन डॉयल लिखता है ना, कि ही कलेक्ट एवरीथिंग, और मतलब एक पूरी कलेक्शन हो जाती है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली उसने एक तरह से बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो दैट इमेज कैन हेल्प यू इंशाल्लाह। अब ये क्या करता है कि वो सारी चीजें इम्प्लिसिट वे में लेकर आता है, और वो सब चीजें इम्प्लिसिट भी होती हैं। अच्छा, अब होता ये है कि हमारी, वो कहते हैं, वो implicit memories remain shattered puzzle pieces. We therefore lack clarity about our own unfolding narratives, which explicitly defines who we are. What worse, these implicit only memories continue to shape the way we look at the interact with our here and now reality. They affect the sense of who we are from the moment to moment, all without our even being aware of that are affecting the way we interact with our world. जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके बिहेवियर तो शेप हो गए, जिस तरह भी आपकी वो एक बच्चे ने काम किया, आपकी वायरिंग शुरू हो गई है, किसी को देख रहे हैं आईब्रो रोज होते हैं, मतलब आपका बिहेवियर ही ट्यून कर रहा है आपकी वो इम्प्लिसिट मेमोरी वाला सेक्टर। तो यहाँ पे कहते हैं कि हिपोकैम्पस जो है वो आता है बाय परफॉर्मिंग द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग। ठीक है, और वो अलाउ करता है हमें टू बिकम द एक्टिव ऑथर्स ऑफ अवर ओन लाइफ। हम फिर जब हम अपने हिपोकैम्पस को इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ही ऑथर बनते हैं अपनी लाइफ के। हम अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी की चाबियां इधर उधर सबको बांटते नहीं फिरते कि मेमोरी में भी डाली हुई है 4-5 चाबियां, घर वालों को भी दी हुई हैं चाबियां। मतलब हम अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। वी अंडरस्टैंड हाउ वी आर एक्चुअली वर्किंग, हाउ वी आर बिहेविंग। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना मैं आप सब मदर्स को एक बात भी कहूंगी कि जब तक आप अपने साथ वक्त नहीं खुद गुजारेंगी ना, जब तक आप अपने साथ फ्री टाइम नहीं गुजारेंगी, यू विल नेवर नो व्हाट्स एक्चुअली शेप्ड मी एंड हाउ आई कैन अनशेप। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि वो लाचार हो, लागिर हो, बेचारा हो। अल्लाह ने बेचारा नहीं बनाया इंसान को। और हमारे ब्रेन में इतनी फंक्शनैलिटीज हैं कि वी कैन वर्क ऑन अवर सेल्स, वी कैन वर्क ऑन अवर ब्रेन मसल्स। हमें लाचार नहीं बनाया हुआ अल्लाह ने। तो अगर हम कोशिश करें ना, अपने अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को सॉर्ट आउट करें और अपनी हकीकत को जानें, अपने सच को जान लें, तो हमारे लिए अपने आप को समझना बहुत आसान होता है। मतलब बीइंग ए थेरेपिस्ट आई एम सेइंग कि यू डोंट नीड थेरेपी अंटिल यू आर वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। ठीक है, if you understand who you are, what you are doing, why you are doing, what need to done, and you are spending time with yourself, a quality time, not scrolling on the mobile phone, on Netflix, or YouTube, or Facebook, or Instagram. No, time with your own self. That's how you can understand yourself more. Okay, तो यानी जब तक ये हम अपनी जो इम्प्लिसिट मेमोरीज है उनकी कोई सेंस नहीं बनाएंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो वो हमें हॉन्ट करती रहेंगी। फिर चाहे रवैये बुरे हों, फिर चाहे वो जो एनजाइटी मतलब उस तरह की फीलिंग आती रहे, कुछ भी हो, तो इट ऑल गोज बैक टू दोज इम्प्लिसिट मेमोरीज। ट्रू दैट, ट्रू दैट। तो यहीं पे हम जाते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 6 पे। Yes, Raima, you can go with the strategy number 6. जी, मेरा ख्याल है आप काफी सारी ये चीजें क्लियर होंगी, तो वो स्ट्रेटजीज आसान सी हैं, इतनी हाँ, मुश्किल अब नहीं आप लोग बता भी दें, वैसे सबको समझ आ गई कि स्ट्रेटेजीज आगे आसान है।
स्ट्रेटेजीज बहुत आसान है, लेकिन ये चीजें क्लियर हो गई हैं जो अभी जब से हम बताने की कोशिशें कर रहे हैं आप लोगों को। आई होप दिस दिस इज इजी नाउ है। हम्म। चले। हाँ जी। अच्छा, अगली स्ट्रेटजी है कि यूज द रिमोट ऑफ द माइंड। मतलब उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है कि आप जैसे सपोज कोई इवेंट हो गया है, तो उसको आप यूं समझें कि बच्चे को ये बताएं, या अपने ब्रेन को एज ये कंसिडर करें कि एक डीवीडी प्लेयर है, और आप जो है रिमोट आपके पास है, और आप जो अभी हुआ है उसको पीछे करके कहीं देखें कि इससे मिलता जुलता कहीं कुछ और हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल उन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई कि instead of just fast forward and forget, just try to rewind and remember। जैसे वो बच्चा लकड़ी नहीं काटना चाह रहा था या आके खड़ा हो गया पास, तो उसने कहा, बाप ने पूछा कि यू वांट टू कट द वुड दिस टाइम, तो उसने कहा नहीं, आई विल जस्ट वॉच। तो अब उसके बाप को पता था कि इसकी एक बुरा इंसिडेंट हुआ है या कोई कट लगा होगा, जैसे वो जो दो फ्रेंड्स थे, गलती से वो ले गया उसकी छुरी और वो उसके फिर बाजू जख्मी हो गया। तो वो हालांकि उस वाकये को हुए हुए काफी टाइम गुजर गया था, जिसको चोट लगी थी वो भी बच्चा ठीक था, आके खेल रहे थे, सब सब सारा नॉर्मल था। लेकिन जब दोबारा से उसने वुड वर्किंग देखी उस बच्चे ने, तो वो जस्ट वो खड़ा हो गया वहां पे, और वो नहीं आ रहा था आगे कि वो करे। तो एक तो तरीका अब ये है कि आपने देख लिया, आपने कहा अच्छा अभी तक डर रहे हो, अभी तक डर लग रहा है, छोड़ो यार, वो तो इतनी पुरानी बात हो गई है। ठीक है, तो ये जो छोड़ो यार है ना, फिर वो रह जाती है। जैसे फसिया ने कहा ना कि उसको जब तक आप चैनलाइज नहीं करेंगे वो फंसा रहेगा आपके बीच में। तो स्ट्रेटजी ये है कि आप उससे बातचीत करें। वैसे मैं देख रही हूँ कि इस पूरी बुक में ना एक इम्पोर्टेंट चीज जो बार बार हर स्ट्रेटजी में भी आती है कि आप बातचीत करें। आप बच्चे से बुलवाएं, खुद बोलें, सवाल करें, ताकि आपको जानने का मौका मिले। तो फिर उसने, अब आपने खुद ही सवाल जवाब शुरू कर दिए कि हाँ, आर यू थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड एट द पार्क। बच्चा फिर भी डिनाई करता है, नो आई जस्ट डोंट फील। तो उसने कहा कि आई कैन हेल्प यू टू टॉक अबाउट इट। फिर जब वो बात करते हैं आस्ता आस्ता कि अच्छा ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर यूं हुआ था, इट वाज लॉन्ग टाइम अगो, और फिर आस्ता 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 वो उसका वो जो अंदर से जब निकलती हैं चीजें, तो फिर वो थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है। कोई एग्जाम्पल देगा कि कभी हुआ है इस तरह किसी के साथ या किया है? यस, आप में से कोई एग्जांपल दे हमें, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग जो है ना वो हमारी आसान आसान सी बातों को समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात उन्होंने की हुई है कि आपका जो गोल है एज अ पेरेंट वो ये है कि ये नहीं है कि भाई हम बच्चे को किसी उससे बचा रहे हैं या क्या, बल्कि बस बच्चे को ये अवेयरनेस देनी है कि देर आर सो मच पजल पीसेज इन योर ब्रेन, और उस सारों को आप इंटीग्रेट करके इकट्ठा करके लाएं, और फिर देखें कि आप ये जो एक्सपीरियंस है ये कैसा होता है। जैसे योर गोल इज टू हेल्प योर किड्स टेक द ट्रबलिंग एक्सपीरियंसेस दैट आर इम्पैक्टिंग देम विदाउट देयर नॉलेज, and make those experiences explicit so that the whole picture in the puzzle can be seen with clarity and meaning। ट्रू दैट, ट्रू दैट। अच्छा, इसका जो मतलब हम कहना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा काम सिर्फ हम सिर्फ इससे करना क्या चाह रहे हैं, हम ये रिवाइंड करके, रिकॉल करके और रिवाइज करके हम करना क्या चाह रहे हैं। हम सिर्फ एक काम करना चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों के ट्रबल्ड एक्सपीरियंस है ना और जिनके प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो, क्योंकि इम्पैक्ट तो कर रहे हैं, उनको पता होना पता वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम उन मेमोरीज को, उन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लिसिट कर रहे हैं, ताकि वो जो पिक्चर है ना उनके अंदर, कि वो इवेंट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी जो रियल मीनिंग्स हैं, जो उसके अंदर क्लैरिटी है, वो उनको मिल जाए। असल में हम्म। इसका क्या प्रॉब्लम, क्या ओवरऑल वैसे पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि मीनिंगफुलनेस नहीं है। जो हो रहा है होता चला जा रहा है, बट नोबडी इज हियर टू आंसरिंग कि अच्छा ये हो क्यों रहा है, इसको किस तरीके से होना चाहिए था। और अगर आज भी जब हम किसी से पूछते हैं यार कि आपकी जिंदगी में जो ये सानेहा हो गया या तकलीफ आ गई है, डू यू थिंक देयर इज अ पर्पस ऑफ इट, एंड दे सिंपली से नहीं, इसमें क्या होगा। हालांकि बीइंग ए मुस्लिम वी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में जो भी चीज रखी है उसकी कोई वजह है, उसकी कोई रीजन है। हम इस फास्ट पेस वर्ल्ड में ना थोड़ा रुकना भूल गए हैं, ठहर के देखना कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, हम भूल गए हैं। सोचना थोड़ी देर कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ था। वी forget about to hold on ourselves. We are running fast, rushing towards the future without even knowing what is actually happening inside us. And that is what is happening terribly wrong with the whole generation right now.
we are not understanding who we are, what we are doing. If there anything happened in our life, then why it is actually happened, what it gives me, मिला क्या था मुझे, सीखा क्या था मैंने, अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई थी. एंड दिस इज हाउ इट कम्स व्हेन यू डिस्कस इट विद समवन. Otherwise, for elders, when we sit with our own selves, when we reflect on it, okay, ठीक है, ये हुआ था, बैड पैच आया था, that was a rough patch, but why I'm calling it rough? What exactly I mean from it? What exactly happened? What I need to learn out of it? How can I, go through with it, with the future, with the memories of it? How I'm going to look at it now, because all what has done now. It is not replicating again. So how I am going to look at it? So this is how what I call taking the responsibility of your own self, on your own brain, and on your own memories. So then you will, move forward in life, क्योंकि जिंदगी में जो होना था वो हो चुका है. ठीक है. सो यही चीज बच्चों के साथ करनी है. एंड बाकी ये कि हम ये नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को स्केर्ड होके, घबरा के, डर के देखें, बल्कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक लर्निंग की नज़र से देखें, मीनिंगफुलनेस की नज़र से देखें, पर्पसफुलनेस की नज़र से देखें. So this was the strategy 6, and that was a very easy and very good and very applicable, कि बच्चे को अगर चोट भी लगी है तो कोई मसला नहीं है. बच्चे भागते भागते साइकिल से गिर जाते हैं, फिर वो सारी जिंदगी साइकिल नहीं चलाते. आपने देखी है इस चीज के, बच्चे जब साइकिल से गिर जाते हैं साइकिल नहीं चलाते. कोई बच्चा स्लाइड लेते हुए गिर जाता है, फिर स्लाइड पे नहीं जाता. कोई स्विंग करते हुए गिर जाता है, फिर स्विंग नहीं करता. और ये वाली चीजें भरी पड़ी हैं हमारी सोसाइटी में, कि कोई बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स डे वाले दिन रन करते करते गिर जाता है, तो फिर वो रन नहीं करता. ठीक है. इकरा कह रही है हैपेंड विद मी फॉर साइकिलिंग. यस, इट एक्चुअली हैपेंड विद एवरीवन. ये बड़ी एप्लीकेबल एग्जांपल है. वो शायद जब आपको शुरू में हमने कहा तो वो शायद इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में आप लोग फंस गए, लेकिन ये आप लोगों की लाइफ में होता रहता है. ठीक है. कुछ लेकिन लोग कई भी तो बच्चे होते हैं कि बार बार गिरते हैं और फिर वो चलाते हैं, सीख लेते हैं, तो वो उस वक्त क्या हो रहा होता है उनके साथ? वो उन्होंने अंडरस्टैंड. सीखा हाँ, सीखा दे होता है कि अंडरस्टैंड. हाँ, हाँ, दे वो तो खुद ही सीख अंडरस्टैंड लेते यार. वो आपके इन्वायरमेंट से आप सीखते हो. अगर किसी की माँ जो है वो प्रेशर कुकर से ही डरती रहती है क्योंकि एक दफा नुकसान हो गया था, ठीक है, तो आप मुझे बताएं उस घर के बच्चे जो हैं वो कैसा एटीट्यूड बिल्ड इन हो रहा होगा. हम्म ठीक है. मतलब आप, यू आर एक्चुअली द रोल मॉडल. हम्म और अगर वो अपने किसी दोस्त को देख रहे हैं कि वो गिर के उठ के फिर चला रहा है, और फिर रोज गिर के उठ के फिर चला रहा है, तो डेफिनेटली वो देख के क्या हो रहा है, दे आर सीइंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर ग्रास्पिंग एंड दे आर डूइंग इट अगेन. हाँ, माइंड रह जाती है फिर. हाय 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 बेटा फिर गिर जाओगे, हाय 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 फिर गिर जाओ. बच्चा कहता है मैं नहीं गिरूंगा, मैं कहती नहीं नहीं नहीं, गिर जाओगे गिर जाओगे. सो वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. ठीक है. या पीछे से आवाजें देंगे, आराम से चलाना। हाँ. अच्छा, हम कहते हैं गिरना नहीं, और ब्रेन क्या कह रहा होता है, हाँ हाँ गिरना है, हाँ गिरना है, हाँ गिरना है. एवरी नो इज एक्चुअली इंटरप्रेटिंग एज ए यस. हम हम्म कहते हैं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं, और बच्चे का दिमाग क्या रहता है, अब गिर जाओ अब गिर जाओ, अब गिरे अब गिरे अब गिरे, ठा नीचे. सो जब हम कहते हैं नो, इट इंटरप्रेट्स यस. दिस इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन. नो को ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करता है रादर यस को. इसलिए मैं हमेशा कहती होती हूँ, जो कि राइमा में आपको शायद याद हो, हमने न्यूरो साइंस वाले वीक में भी पढ़ा था हाँ, कि कि जो आपने कमांड्स दे, मतलब नो नहीं कहना, जो करना है कमांड वो दें कि बेटे लड़ाई ना करो, बल्कि ये कहें आराम से खेलो या मिल के हाँ. खेलो, ऐसे सो नहीं का यस. हम इस्तेमाल करें। अच्छा, हम सोच रहे थे कि हम स्ट्रेटजी नंबर 9 तक जाएंगे, लेकिन हम स्ट्रेटजी 7 भी कर लें तो आज बहुत हो जाएगा. 7 भी आसान है, उसी से रिलेटेड है, रिमेम्बर टू रिमेम्बर, हाँ. लाइक कि उन्होंने ये कहा है यस, कि आप, जी चलें आप बताएं। आप करें राइमा ना. थक गई हूँ मैं, अब आपकी बारी है. रिमेम्बर टू रिमेम्बर, इसमें ये कि आप जो भी बच्चे की या हमारी अपनी भी जिंदगी में जो भी, तो जो रिकलेक्शंस होती हैं, कभी कुछ याद आए, कभी या डेली रूटीन भी हो गई या पिछली सारी बातें, तो उनको याद करना, या उनको जैसे बड़ों के लिए तो हम कह सकते हैं कि आप जर्नल करें, बड़ी अच्छी टिप है। आप लिखें, कोई चीज परेशान करती है उस पर भी लिखें, कोई चीज खुशी देती है उसको भी लिखें। तो जैसे जैसे आप लिखेंगे चीजें, और आपको जो है वो क्लैरिटी मिलती मिलती जाएगी। और फिर यही बच्चों के साथ भी यही है, बच्चों को आप मोटिवेट करें कि वो आपको बताएं
मतलब आप उनसे जैसे कहते हैं ना बात उगलवाना, तो आप उनसे उगलवाएं, बुलवाएं उनको। और वो यही डायलॉग से हो सकता है, स्टोरी टेलिंग से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल थी कि यूनी स्कूल से आया बच्चा, सलाम किया ना, खाना खाया, कैसा रहा दिन, अच्छा बुरा, एक हाँ या ना में जवाब हो जाएगा, बस खत्म, बात खत्म। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पूछेंगे कि अच्छा बताओ आज सबसे ज्यादा मजा किस चीज का आया, या आज फलाने जो दोस्त था उसके साथ कैसा टाइम गुजरा, मतलब जैसे जैसे आप थोड़े इंक्विजिटिव, थोड़े पुरतजस्सुस जो है वो सवाल करेंगे, तो आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी और वो फिर पूरी पिक्चर आपके विद फीलिंग्स, विद थॉट्स वो जमा हो जाएंगी और इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरीज की। तो रिमेम्बर टू रिमेम्बर में जस्ट यही था। बाकी उन्होंने वही पूरी एग्जाम्पल ही दी हुई है। और इसको एंड ना पर जी। इंशाल्लाह, मैंने कहा तो कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह हाँ जी। कि जो ये वाली एग्जाम्पल है ना, इसको बस कंक्लूड वो इस तरह से करता है ऑथर, और उसने बड़ा अच्छा नोट दिया है जो हम जो है वो आपको हर सेशन में देते हैं। ऑथर भी कुछ, शायर की भी कुछ यही मुराद है। ठीक है, तो शायर कहना चाहता है कि integrating ourselves, moving our own memories from implicit to explicit. Kids are not the only ones whose memory can intrude on their lives when they don't even know it. It happens, of course, to parents as well. ठीक है, implicit memories influence our behavior, emotions, perceptions, and even physical sensations. And we can remain completely ignorant of the past influence on us in the present moment. तो सबसे पहले आप सब लोग जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को देखें। मेक दिस कंप्लीट वीक अ वीक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ये अचानक से जो आता है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एंड बाय इंटीग्रेटिंग योर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरीज एंड शाइनिंग द लाइट of awareness on difficult moments from your past, you can gain insights into how your past is impacting your relationship with your children, and you can remain watchful for how your issues are affecting your own mood as well as how your kids feel. When you feel incomplete, incompetent, frustrated, and overly reactive, you can look at what's behind those feelings and explore whether they are connected to something in your past, or are do you need to work on it. So the main thing is कि आप लोगों ने अपनी जो implicit and explicit brains हैं, जो इसकी टाइप्स हैं, इसको पूरा थ्रू आउट द वीक जो है वो अंडरस्टैंड करना है और इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। सो यस। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मतलब हमारे लिए अपने आप को इंटीग्रेट करना क्यों ज्यादा जरूरी है, कि एक तो ये कि जो बच्चे हैं वो हमारी फीलिंग्स को, या हमारे जो भी, जिस तरह वो आगे हम इस बुक में आएगा जो मिरर न्यूरॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा मतलब हमें देख रहे होते हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम इंटीग्रेट नहीं हुए होंगे तो हम डेफिनेटली कुछ ऐसा कर देंगे, खुदा ना खास्ता ऐसा करें जो कि हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा। सो एज अ पेरेंट ये हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू सिट विद अवर सेल्व्स, टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स, टू इंटीग्रेट जो सारी चीजें हैं या हमारा ब्रेन है, ताकि हम आगे बच्चों को अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। Inshallah, inshallah. So yes, we are done with the chapter 4, and I hope कि chapter 4 की बहुत अच्छी सी insights जो हैं वो आप लोगों को मिली होंगी, and you will be able to comprehend this chapter inshallah. प्लान हमारा था चैप्टर 4, 5, 6 करने का, तो हमने सोचा फिर नहीं, हम चैप्टर 5 तक कर लेंगे बस, चैप्टर 6 और चैप्टर 5 की लास्ट स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक क्लब कि आपको बात समझ आए, ये नहीं कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। सो जो मेन कॉज है वो इंशाल्लाह यही है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, हम आपको फैसिलिटेट कर सकें। और उर्दू में करने की सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ही ये है कि बहुत सारे लोग बुक क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते, बहुत सारी मदर्स के पास बैठ के सीखने का टाइम नहीं होता। तो आपके इर्द गिर्द जो भी मदर्स हैं जिनके बच्चे हैं, जो भी खवातीन स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों की बिहेवियर्स को लेकर, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को लेकर, not every mother can do courses, not every mother can join online classes, but yes, they can listen the YouTube links, they can get awareness by the understanding inshallah. So this is for everyone inshallah.
तो आप लोग इससे जरूर बेनिफिट लें। नहीं समझ आई दोबारा से इसको सुन लें, दोबारा से अंडरस्टैंड करें, बुक अपने पास रखें। जो चीज नहीं समझ आती क्वेश्चन कीजिए, वी आर हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो इंशाल्लाह सी यू गाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद द चैप्टर 5। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि चैप्टर 6 हो जाए। चैप्टर 5 ना छोटा है, मतलब जिस तरह इसमें इतनी डिटेल इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी थी ना, उसमें इतना ज्यादा इन डिटेल नहीं है, वो इजी है। तो चैप्टर 6 भी इजी है, चैप्टर 5 भी इजी है। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम नेक्स्ट वीक में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 को कंक्लूड करें, एंड देन वर्किंग ऑन द द strategies of the book which they have mentioned at the end. So inshallah see you guys next week, and thank you so मैं much, इनको होमवर्क दे Raima. दूं? Yeah, Raima, दे दे। एक अच्छी लाइन नजर आ रही थी, मैंने कहा मतलब कुछ भी जब हो गया या होने से पहले तो ये लिख के लगा लें एक स्टिकी नोट पे, इज माई रिस्पॉन्स हेयर मेकिंग सेंस, आगे क्वेश्चन मार्क। मतलब जब भी कुछ हुआ बच्चों के साथ या कुछ आपको गुस्सा आ रहा है, बुरी फीलिंग कुछ भी आ रहा है, तो बस ये लिख के लगा लें ताकि इस पे नजर पड़ती रहे और थोड़ा सा पॉज करें और फिर सोचें कि क्यों। क्योंकि कभी कभी ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस से आता है, अब इतना कुछ सीखने के बाद भी कभी कभी आउट ऑफ नो वेयर खुद भी समझ नहीं आती, मैं ये करना नहीं चाहती थी लेकिन हो गया। होता है ना अक्सर, कभी भी हो जाता है, मतलब आप मतलब मैं नहीं चीखना चाहती थी, मैं चीख गई। मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी फिर भी हो गया। तो ये सारा बात है कि ये आपको हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यारा जी। तो गैस ओके गाइस, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।